ना, अक्षत भी है। तो अक्षत सपोज हम पहले ही देख चुके हैं ऑलरेडी कि दिस इज पॉइंट फॉर्म, राइट? z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई अगर हमारे सामने लिखा हुआ है तो दिस इज पॉइंट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि यहाँ से मैं पॉइंट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकता हूँ। द पॉइंट विल बी x, y, राइट? यस सर। ओके, नाउ इसी चीज को मैं कई और रिप्रेजेंटेशन में भी दिखा सकता हूँ। सो दिस इज पॉइंट फॉर्म। कल जो हमने पढ़ी, दो चीजें पढ़ी हैं, एक पोलर फॉर्म एंड वन वाज यूलर्स फॉर्म या यूलेरियन फॉर्म या आइलेरियन फॉर्म, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सपोज हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं तेरे को बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से हमने इसको चेंज किया है। सपोज हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, which would be written as x plus iy, right? and तब हमने इसको इसका आर्गुमेंट होगा थीटा, राइट? ये इसका मॉड z होगा। ये तो हम दोनों चीजें पहले ही देख चुके हैं। यस। ओके, सो दिस पॉइंट सपोज इज a एंड दिस पॉइंट इज b, तो ये OA लेंथ x होगी एंड AB लेंथ y होगी। बोल। यस सर। पोलर का मतलब है, पोलर वर्ड का मतलब है किसी भी चीज को r और थीटा में कन्वर्ट करना। जब जब पोलर वर्ड का यूज होगा तब तब हम r और थीटा की बात कर रहे होंगे। r रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिस्टेंस को और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा एंगल को। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो डिस्टेंस हो जाएगा मॉड z, एंगल हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्योंकि मॉड z भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कोई एंगल रिप्रेजेंट करता है, राइट? चलो, तो इस ट्राइंगल के लिए मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, देखते जाइए मेरे साथ। अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा लिखता हूँ तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा y अपॉन मॉड z। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ cos थीटा की, तो cos थीटा विल बी x बाई z, x बाई मॉड z, सॉरी। यस सर। इस मॉड z को हम r बोल रहे हैं, इसी को डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो यहां से मैं y की वैल्यू r साइन थीटा या मॉड z साइन थीटा लिख सकता हूँ। यस। वैसे ही मैं x की वैल्यू r cos थीटा लिख सकता हूँ। ये दोनों चीजें आपके फिजिक्स में भी काम आएंगी बाय द वे। अभी आपका मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगा, वेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे, और मैकेनिक्स के स्टार्ट होते ही काइनेमेटिक्स में आपको काफी यूज होगा इन सारी चीजों का। दिस इज नोन एज r sin theta is known as vertical component and r cos theta is known as horizontal component, right? तो ये जो x है, यानी कि अगर मैं ऐसे भी समझ सकते हो आप इस चीज को, सपोज मेरे पास कोई लाइन है, चलो अभी समझाता हूँ इस चीज को। पहले इससे पहले यही कॉम्प्लेक्स नंबर विच वाज x प्लस आई वाई अर्लियर, ये अभी बन जाएगा, x की जगह में डाल दूंगा r cos थीटा प्लस i टाइम्स r sin थीटा। अगर r कॉमन लेता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पे r है मॉड z यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, और थीटा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। तो बेसिकली पोलर फॉर्म निकालने के लिए मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस चाहिए एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट चाहिए। तो अगर मेरे को आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट एंड मॉड्यूलस निकालना आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो समझ के तेरे को पोलर फॉर्म भी निकालना आता है। बस रिप्रेजेंटेशन नहीं पता था, वो मैंने अभी बता दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय द वे, सिस थीटा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, cos थीटा प्लस i sin थीटा की। तो r सिस थीटा, दिस इज पोलर फॉर्म। और अगर हम आइलेरियन फॉर्म की बात करते हैं तो ये बन जाता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो ये लिखा हुआ है cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको बच्चे हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा। अगर आपने पढ़ा हो अभी तक तो आइलर्स नंबर फिजिक्स में, या आइलर्स का आइलर नंबर, या एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं इसके, आपने अभी तक फिजिक्स में इसको देखा होगा। तो e टू द पावर i थीटा हम cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें पता है दो चीजें, वन इज मॉड्यूलस एंड अनदर इज आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम उसको दो अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
फर्स्ट इज पोलर फॉर्म एंड अनदर इज आइलेरियन फॉर्म। ये हमने उस दिन किया था। अब इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे ऑल्दो, बट चलो एक एग्जांपल भी अभी हम कर लेंगे। हाय समीक्षा, इज दिस योर फर्स्ट मैथ्स क्लास? Yes, sir. अच्छा, so we have already started with the complex numbers and we have gone through like 4 or 5 classes. तो आज आपको समझ आएगा आई डाउट। क्या आपने पढ़ा है कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक? Sir, I just know a little bit about it, not much. अच्छा, कुछ भी स्टार्ट हुआ है और इसके अलावा कोई टॉपिक मैथ्स में? So in my school, we have started with sets and we have completed quadratic equations and logarithm and linear inequalities. ओके, just give me 1 minute guys. Okay. Akshat, can I rub this? Yes, sir. So we should solve a problem. समीक्षा, आज तो कुछ कम चीजें समझ आएंगी, राइट? बट देख ले जितना भी समझ आता है, और इसके बाद एक क्लास मुझसे अलग से ले लियो, उसमें मैं तेरे को ये सारी चीजें जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है, कुछ कुछ चीजें मतलब उसमें से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट वी कैन गो थ्रू द क्लास। और जो भी इंट्रिंसिक डिटेल्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं और वो सब चीजें हैं, वो उसके लिए भी मैं तेरे को सॉल्यूशन बताता हूँ क्या कर सकते हैं हम। इधर वी कैन मैनेज अ क्लास और वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सो तुम कैसे भी जैसे तुम्हें प्रेफरेबल हो तुम्हारे लिए, वैसे ही हम कर सकते हैं उस चीज को। Okay, sir. सो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। z इज इक्वल्स टू, सपोज मेरे को कोई क्वेश्चन दिया गया -4 अपॉन 1 माइनस i√3, या माइनस नॉट -4, 4 अपॉन -1 माइनस i√3, राइट? हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू पोलर फॉर्म एंड आइलेरियन फॉर्म। चलो, अब कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? आप ही लोगों को आंसर देने, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। मुस्कान बोल, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन पहली बात तो एग्जैक्टली राइट। रैशनलाइज करने के बाद बताओ मेरे को क्या बन रहा है, करना स्टार्ट करो सॉल्व। अक्षत, फर्स्ट स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, दिस इज नॉट द राइट फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी नीचे आई दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में आई आ रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर में आई है तो फर्स्ट वी हैव टू रैशनलाइज इट। रैशनलाइज करने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं कुछ चीजें। तो अभी तो हमने देखा कि नंबर ही हमें सही फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, और अगर सही फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो वी हैव टू रैशनलाइज इट। और रैशनलाइज करने का तरीका, आई के साथ जो भी साइन दिया हुआ है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई करो, यानी कि वी शुड मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
दिस नंबर बाय -1 प्लस आई रूट। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऊपर वाले 4 को मैंने अभी एज इट इज छोड़ दिया। दिस विल बी -1 प्लस आई रूट 3, राइट? क्या बात है। एंड दिस विल बी -1 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, देखिए एक बार ध्यान से फिर से, वाणी में थोड़ी सी गलती है बस। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 3 यानी कि 4 से गया 4, तो आंसर आया -1 प्लस आई रूट 3। ये तो अभी हमने सिर्फ सही फॉर्म में लेके आए हैं हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो भी हमें दिया हुआ था दैट वाजंट द राइट फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। द राइट फॉर्म शुड बी -1 प्लस आई रूट 3। नाउ इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब हमें निकालना है सबसे पहली बात तो मॉडुलस ऑफ z। सो मॉडुलस ऑफ z, अगर किसी भी नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो समीक्षा क्या आप बता सकते हो मेरे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या क्या है? So real part is -1, imaginary part is √3. Right. So and how do we calculate modulus of a complex number? We square the real part and we square the real and the imaginary part and we add them together. And take the whole square root. Yes, so it becomes Yes. 2. So mod z is 2. And then while calculating argument, first we should calculate कौन बताएगा? वर्णी में बता दे चल। अल्फा। अल्फा। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेशंस लेनी पड़ेंगी हमें? इमेजिनरी मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन मॉड ऑफ रियल पार्ट। बिल्कुल, मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन मॉड ऑफ रियल पार्ट। एंड दिव्यांशु क्या होगा मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट? दिव्यांशु, am I audible? √3। √3। एंड क्या होगा मॉड ऑफ रियल पार्ट? 1। 1। तो क्या है अल्फा की वैल्यू? √3। हाँ, नहीं। अल्फा एंगल 60 degree. 60, right? Which can be written as pi by 3. π/3। बिल्कुल। अल्फा पाई बाई 3 आया, कौन से क्वाड्रेंट? कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? -1 प्लस आई रूट 3, सेकेंड क्वाड्रेंट। Second. And if the quadrant is second, what should be the value of argument of z? Pi minus alpha. Pi minus Minus alpha. pi. अच्छा हाँ pi. आयुष प्लस आएगा, बस आंसर सही है सारा, बीच में प्लस आएगा। Okay. आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई माइनस अल्फा, यानी कि बनेगा पाई माइनस पाई बाई 3। सो द आंसर आर्ग्यूमेंट ऑफ z शुड बी 2 पाई बाई 3। और अगर मैं देखता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में ही आना भी चाहिए था मेरा आर्ग्यूमेंट, एंड द आर्ग्यूमेंट इज कमिंग 120 डिग्री, तो करेक्ट है। अब पोलर फॉर्म अगर मेरे को लिखनी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो पोलर फॉर्म होती है r टाइम्स सिस थीटा। सिस थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। r is 2, right? Mod z is 2. So this can be written as 2 cos theta, theta की वैल्यू बनेगी 2 pi by 3 प्लस i sin 2 pi by 3, right? और अगर इसी नंबर को मेरे को आइलेरियन फॉर्म में लिखना है तो दिस वुड बी r टाइम्स e टू द पावर i थीटा, यानी कि r है 2, e टू द पावर i थीटा होगा e टू द पावर i टाइम्स 2 pi by 3, राइट? अक्षर, Yes, sir. क्या ये बात समझ आई किस तरीके से पोलर Yes, sir. फॉर्म है, किस तरीके से आइलेरियन फॉर्म लिखनी है? ठीक है, अभी हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑल दो, बट मैं तेरे को बस एक हेड स्टार्ट देना चाह रहा था कि तू भी क्लास में साथ में आ जाए हमारे, कि हमने क्या Sir? पढ़ा लास्ट क्लास में। हाँ जी, So how do you get this in the second quadrant as it is 60 degree alpha is? okay. Alpha has nothing to do with the quadrant. First of all, tan alpha will be calculated as mod of imaginary part divided by mod of real part. Right? Now, what does mod do?
इट मेक्स एवरीथिंग पॉजिटिव। अभी Yes, के लिए sir. इतना काफी है ना। तो अगर हमें देख रहे हैं हम tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए हमें इमेजिनरी पार्ट को भी हमेशा पॉजिटिव लेना है, रियल पार्ट को भी हमेशा पॉजिटिव लेना है। बट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो रियल पार्ट है वो एक एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स वाई कोऑर्डिनेट। सो इट्स एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी -1 एंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट शुड बी √3, क्योंकि हमें ऑलरेडी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का तो पता ही है। ओके, सो -1 को √3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट? Second. यहां से हमें पता चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट है। Okay. ओके, और जैसे ही हमें क्वाड्रेंट का पता चलेगा उसके बाद हम उसके आर्गुमेंट की वैल्यू निकालेंगे। अभी हम डीप डिस्कशन में नहीं घुस रहे ज्यादा, बट तू अभी नॉर्मल फॉर्मूले देख ले कि क्या क्या चीजें थी, और आर्गुमेंट निकालते हुए यू हैवंट स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री yet, राइट? No, sir. ओके, इसीलिए उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी तब तो हमें ये सब चीजें काफी इजी लगेंगी, बट अभी के लिए जब तक ट्रिग्नोमेट्री हमें नहीं पता है तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया कि आप सबसे पहले तो tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और उससे आप अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे, कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद चेक इन विच क्वाड्रेंट योर नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग। जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो आपके पास चारों क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं जिससे आप निकाल सकते हो कि हमारे आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या है। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा होगा अल्फा के बराबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा होगा पाई माइनस अल्फा। ओके, स्टॉप हियर। डू यू नो अबाउट पाई? Yes, sir. It is 180 degree ओके, कूल। in तो radian. हमारा एक डिग्री से, यस, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन है, बस ये सिंपल। तो थीटा होगा पाई माइनस अल्फा अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। तो देख हमने यहाँ पे अल्फा निकाला, पहले अल्फा कैलकुलेट किया, आफ्टर दैट हमने थीटा कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें पता चल चुका था ऑलरेडी दैट आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। So to calculate the argument of z, we should use the formula pi minus alpha. उसके बाद अगर हमारा क्वाड्रेंट आ रहा है थर्ड, तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल जस्ट इसका नेगेटिव। जो ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आ रहा है जस्ट उसका नेगेटिव, यानी कि अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये बन जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा। सिमिलरली अगर हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ है तो जस्ट फर्स्ट का उल्टा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट का नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। So depending on which quadrant our complex number is lying, we will calculate this value of argument, right? Yes, sir. और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट इज मॉडुलस एंड सेकंड इज आर्गुमेंट। अगर हम मॉडुलस एंड आर्गुमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वी कैन नो लॉट अबाउट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और वही तूने अभी भी सीखा, मतलब तेरे को मॉडुलस तो आता ही है ऑलरेडी, बट आर्गुमेंट तूने अभी भी सीखा कि आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें हमेशा पहले tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा हैज नथिंग टू डू विद द साइन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। tan अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, मतलब आपको मॉडुलस लेना है दोनों वैल्यूज का। और अल्फा निकालने के बाद आर्गुमेंट निकालने के लिए यू हैव टू यूज दिस फॉर फॉर्मूले डिपेंडिंग अपॉन विच क्वाड्रेंट इन विच क्वाड्रेंट योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग। डिड यू गेट दिस? Yes, sir. सर कुछ ऐसा होता है ना इसमें कि थीटा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं और अल्फा हम दोनों से देख सकते हैं। बिल्कुल, थीटा नहीं, अल्फा के लिए तो छोड़ ही दे, अल्फा को तो हमने बस बनाया है अपना मेथड, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते, सिर्फ इसलिए अल्फा भी आ रहा है पिक्चर में। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आते तो नीव से कराते हम तुम्हें ऐसे, बट अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के नहीं आए हैं, हमें पता ही नहीं है कि tan अल्फा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ, ऑल्दो जो थीटा है वो बिल्कुल तेरी सही बात है कि थीटा क्या होता है, थीटा एक्चुअली होता ये है कि आर्ग्यूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ज्वाइन करता हूँ ओरिजिन के साथ, तो वो जो ज्वाइनिंग वाली लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बोला जाता है। जैसे कि सपोज मैं तेरे को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस बात का। मान ले मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे कोई, इसकी कोई वैल्यू होगी, मेरे को नहीं पता क्या है, कुछ भी हो, पर कुछ भी वैल्यू जो भी होगी इसकी कुछ ऐसी होगी कि एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था कोई, और इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया अभी ओरिजिन के साथ। अब ये जो एंगल है ना, ये हमारा आर्गुमेंट है। और अल्फा के लिए, अल्फा तो एक अलग ही चीज है, अल्फा तो बस हमने, ये तो एक शॉर्टकट मेथड बनाया है
इनफैक्ट शॉर्टकट मेथड भी इसलिए बोल रहा हूँ मैं इसको, है नहीं ये शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट तो वही होता कि अगर हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते तो वो तो बहुत ही शॉर्ट था, बट शॉर्टकट मेथड तो मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें आता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें पता नहीं है कि tan अल्फा कैन बी नेगेटिव, साइन कॉस tan ये सब नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू आ सकती है इनकी, और अगर नेगेटिव होंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो अभी हमें उस बारे में नहीं पता, इसलिए बस हमें ये बनाना पड़ा मेथड। अदरवाइज तो हम डायरेक्टली भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, बट हाँ थीटा इज करेक्ट कि थीटा हमारा जो होगा ये थीटा होगा। ओके Yes, sir. वैसे हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आएगी तेरे को, बट देखते हैं चल कितनी चीजें समझ आ पाती है। हाँ जी, कैन आई रैप दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जिसका भी नहीं होता है वो हैंड रेज कर सकता है सिर्फ, अभी भी किसी ने नहीं नोट किया तो बता दो मेरे को। समीक्षा ये तेरे लिए स्पेसिफिकली क्योंकि तू अभी नहीं है क्लास में, सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास, सो यू डोंट नीड टू हेजिटेट अबाउट एनीथिंग। तो हम बस हैंड रेज कर सकते हो और हैंड डाउन करोगे तो मेरे को खुद ही पता चल जाएगा कि यू हैव नोट इट डाउन। ओके, as soon as you're done मेरे को इन्फॉर्म करो। Yes, sir. Noted. तो सबसे पहली बात तो हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे, राइट? और उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। आई एम श्योर कि तुम भूल चुके होगे, रिवाइज करके आए हो, मैंने कहा था थोड़ा रिवाइज करके आना है आज की क्लास में। अब हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट दैट इजी नाउ जितना हमने स्टार्ट किया था इसको। ओके, सो दिस इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हम इसको बोल क्यों रहे हैं? अभी तक हुई कोई फिजिक्स की क्लास? सर वेक्टर से। वेक्टर की? हाँ यस सर, एक ही है। Sir, एक अच्छा, हुई है। एक सर हो वन गई। हुई है। अच्छा ठीक है, तो क्या ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन सीखा तुमने? सर अभी पैरेललोग्राम किया। अच्छा, पैरेललोग्राम सीखा, चलो तो मैं अब सिखा सकता हूँ तुम्हें, फिर ठीक है। तुम वेक्टर सीख चुके हो तो मैं यही चाह रहा था कि तुम वेक्टर सीख के आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगा फिर। चलो एक छोटा सा केस मैं ऐसे ही दे रहा हूँ तुम्हें, सिखा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ। तो सपोज ये कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ठीक है जी। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ, राइट, दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हुए हम ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन या ट्रायंगल रूल भी लगा सकते हैं इनका, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है जो भी, हम इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो रिजल्टेंट होगा ये कि हम एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करा देंगे, राइट, और फिर रिजल्टेंट निकालते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ए प्लस बी से। ये एक्चुअली एक अगर मैं बात करूं तो ये एक वही है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ही है ये। आप देख भी सकते हो इसको कि अगर मैं देखो इसका पैरेलल कोई बी का वेक्टर बनाऊंगा तो यहीं पे बनेगा, राइट, और क्योंकि आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ चुके हो तो ए प्लस बी इनके बीच से जा रहा होगा, यही होता है कि नहीं, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, वहां पे यही पढ़ा था हमने कि अगर ए वेक्टर ये है, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ए वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए प्लस बी एक ऐसा वेक्टर होगा which would be passing through their intersection point and working as a diagonal, right?
बिल्कुल एग्जैक्टली हमने वही किया है कि दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, कि अगर हमारे पास बी वेक्टर हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा इस तरीके से, राइट, तो हम ऐसे देख सकते हैं इस चीज को ही कि ये हमारा रिजल्टेंट जो बनेगा एक वेक्टर का टेल एक वेक्टर के हेड से जाके बनेगा, राइट, और ये a प्लस बी हमने बना दिया। अब इसके कुछ वेरिएशंस में तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। एक तो हुआ ये, ठीक है, और ये भी मैंने तुम्हें बता दिया साथ साथ कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ही है। दूसरी बात, बोल दो हम इसे सब अपने मैथ्स में भी पढ़ेंगे, तब हम और अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी तो बस तुमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, तो इसलिए मैं उसी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फटाफट से। चलो, सपोज अब ये है कंडीशन ना, ये a वेक्टर है एंड दिस इज b वेक्टर। तो यार पहली प्रॉब्लम आ गई है, देखो मेरे सामने क्या, हमें लिखना वेक्टर इस तरीके से था, देखो यहाँ पे देख लो फिर से, भाई मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाया तभी तो लगा पाया मैं, क्योंकि b वेक्टर इस तरफ जा रहा था, तो मैंने दिखाया आपको कि देखो इसका पैरेलल वेक्टर यहाँ पे बनेगा और इनका डायगोनल जो बन रहा होगा वही a प्लस बी बनेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि दोनों का हेड एक दूसरे से जाके मिल रहा है, तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हुए। मेरे को b का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट, मैं a का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ, बट b का करूंगा चेंज तो मैं फिर से इसे ऊपर वाली फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लूंगा। इट वुड बी इजियर फॉर मी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ b। उससे मेरे को वैसे ही समझ आ जाएगा जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। ओके, सो दिस इज b, और अगर मैं b का डायरेक्शन चेंज करता हूं, मैं b को ऊपर लेके जाता हूं, तो चेंज क्या होगा? हाउ कैन आई राइट दिस नाउ? माइनस b वेक्टर, बिल्कुल माइनस बी वेक्टर। मैंने बी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करा, सिर्फ मैंने बी की डायरेक्शन चेंज करी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में आपको, जब हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं, और तब मैंने ये बात भी बताई थी आपसे कि नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना सा है, और ये बात वेक्टर ने प्रूव भी करी इनफैक्ट, कि नेगेटिव साइन का मतलब मैथ्स में हमेशा, या मैथ्स हो या फिजिक्स हो, नेगेटिव साइन का खुद में ही मतलब ये है कि आपने डायरेक्शन उल्टी ली है, राइट। तो आपने यहाँ पे भी डायरेक्शन उल्टी ली है, और अगर डायरेक्शन आपने बदल दी, इसकी चेंज कर दी, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया आपने इसको, तो पहले अगर इसकी वैल्यू बी वेक्टर थी तो अब ये माइनस बी वेक्टर बन जाएगा, राइट। क्या मैं इसका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ अभी? यस सर, मैं ऑलरेडी पढ़ के आया हूँ, देखो फिर से रिजल्टेंट ऐसे ही निकालना है। एक की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइंट कर देना। अगर एक की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन करूंगा तो ये इनका रिजल्टेंट बन जाएगा। और क्या होना चाहिए रिजल्टेंट? अब magnitude of a square plus magnitude of b square plus 2 times cos theta mod of a plus a vector plus b vector। अच्छा ठीक है, जो भी तुम मेरे को बता रहे हो ये तो सब मैग्नीट्यूड है, राइट। तुमने पैरेललोग्राम लॉ, अच्छा नहीं हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, हम प्रॉपर इस वेक्टर को लिखना चाहते हैं। तो अगर मैं इस प्रॉपर वेक्टर को लिखना, a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे वहां पे हमने a प्लस बी वेक्टर लिखा था, उसको a वेक्टर प्लस b वेक्टर, वैसे मैं इसको यहाँ पे भी करेक्टली इसी तरीके से लिख सकता हूँ, सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, जो कि सॉल्व करने के बाद, सिंपलीफाई करने के बाद ऐसे बन जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यस सर, ये बात समझ आई सभी लोगों को? पहले तो यहाँ तक बस मेरे को ये दो ही बात समझनी थी यार, बहुत इजी है, बट अगर नहीं आई समझ तो हम समझ सकते हैं दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहां पे मेरे से बात करो। और वेक्टर हमें अपन ने भी पढ़ना है मैथ्स में और फिजिक्स में ही पढ़ना है, तो दोनों ही जगह वेक्टर यूज भी होगा, हमें भी यूज करना है, वहां पे भी यूज करना है। क्लियर है? जिसको भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड, आस्क एनीथिंग, जो भी पूछना चाहते हैं आप। ओके ठीक है, तो ये था ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब मेन बात क्या थी? मेन बात ये नहीं थी जो अभी तक हमने पढ़ी, ये तो चलो हमने वेक्टर एडिशन सीख लिया, ये तो हमने देख लिया कि वेक्टर को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। आयुष अब कर सकता है, मतलब अगर तेरे को जूम इन करना होगा तो ये तो हम देखना चाहते थे कि हम कैसे दो वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक रूल आप सीख चुके थे ऑलरेडी, दूसरा रूल मेरे को थोड़ा सा बताना था, ट्रायंगल रूल। बेसिकली ये भी पैरेललोग्राम रूल पे ही बेस्ड है, दोनों रूल एक दूसरे को करस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड ही होती हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारी अगर एक साइड a है दूसरी साइड b है, तो तीसरी साइड हो सकती है a प्लस बी, या तीसरी साइड हो सकती है a माइनस बी, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, राइट। देख सकते हो आप, दो अलग अलग केसेस देखे हमने। एक बार b की डायरेक्शन और a की डायरेक्शन करेक्ट ली गई थी तो तीसरी साइड a प्लस बी बन गई थी।
एक बार ए और बी की डायरेक्शन थोड़ी उल्टी ली गई, स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं ली गई, तो तीसरी साइड ए माइनस बी बन गई। क्या है, इस बात सही है? Yes, sir. सर अगर हम ए problem की है? डायरेक्शन ऑपोजिट लेते हैं तो सर बी माइनस ए भी बन सकता है। बी माइनस ए भी बन सकता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बी माइनस ए भी बन सकता है, करेक्ट है। बट बी माइनस ए और ए माइनस बी दोनों में ही सिर्फ डायरेक्शन का ही तो फर्क होगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा। दोनों का Yes. रिजल्टेंट Yes, सेम होगा, sir. दोनों का रिजल्टेंट भी सेम होगा। दोनों का रिजल्टेंट भी आप ऐसे नहीं बोल सकते। देख, अगर वेक्टर टू फॉर्म में मुझसे पूछ रहा है कि दोनों का रिजल्टेंट सेम होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो चुकी होगी। बट अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तू मुझसे जानना चाहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, ए माइनस बी का और बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही है। बोल। ओके सर। बट हाँ, अगर एचसी वर्मा का क्वेश्चन हम उठाएं, तो एचसी वर्मा में तुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ जी बताओ, अगर हम ये करेंगे वो करेंगे तो क्या इनका दोनों का रिजल्टेंट सेम होगा? नहीं, टेक्निकली दोनों का रिजल्टेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस Yes, sir. चलो याद करो, जरा 9th क्लास में दो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पढ़ाई गई थी, मैं याद दिलाता हूँ। फर्स्ट वाज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड, थर्ड साइड। एंड सेकंड इनइक्वालिटी वाज, ये याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें फिर भी याद होती है जनरली, बट द सेकंड इनइक्वालिटी वाज, ये बताओ मेरे को कोई। अच्छा चलो मैं बताता हूँ कि सेकंड इनइक्वालिटी थी दैट थर्ड साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। याद आई कुछ? Yes, sir. ये प्रॉपर्टीज हमें दो पढ़ाई गई थी, दो इनइक्वालिटीज थी हमारे सिलेबस में। फर्स्ट इनइक्वालिटी थी दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स, राइट, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और दूसरी इनइक्वालिटी थी दैट एनी साइड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। आपको ये अगर जानने में प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लगता है कि सर हमें नहीं लगता ऐसा होता है, तो आई कैन शो इट। सी, सपोज हमारे पास एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तो हमने बोला कि a प्लस बी वुड बी ग्रेटर देन सी, राइट? तो a की वैल्यू ग्रेटर देन c माइनस बी नहीं होगी क्या? सिमिलरली b की वैल्यू ग्रेटर देन c माइनस ए नहीं होगी क्या? अभी तो सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी को करा है, अभी तो हमारे पास दो और है। b प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन a, तो क्या मैं यहां से ये नहीं बोल सकता b
हेलो गाइस, सॉरी यार मेरा नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, बैक टू वेयर वी लेफ्ट। कहाँ पे थे हम, बताओ जरा। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। अच्छा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, राइट। तो मैं आपको यही दिखा रहा था, मैं वही पूछ भी रहा था आपसे साथ साथ, पर वही मेरे नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो शायद मेरी बात आप तक पहुंची नहीं होगी। तो मैं ये दिखा रहा था आपको कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी हमने दूसरी इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत बार ये इनइक्वालिटी नहीं बताई जाती है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। वही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर दो साइड्स का सम है, राइट, ग्रेटर देन थर्ड है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना b इज ग्रेटर देन c माइनस ए, या a इज ग्रेटर देन c माइनस बी। सिमिलरली b plus c would be greater than a, right? So here b would be greater than a minus c। तो देखो मैंने दोनों केसेस भी दिखा दिए कि ऐसा नहीं है कि c माइनस ए से बड़ा होगा, a माइनस c से भी बड़ा होगा। तो हमारे पास ऐसी तीनों इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। एंड थर्ड वुड बी a plus c would be greater than b, so a would be greater than b minus c, यहाँ से देख सकते हैं आप। एंड देन c would be greater than b minus a। तो ये बात क्लियर है that any sum of any two sides will be greater than third, and any side will be greater than the difference of other two। बताओ। यस सर। Yes. अभी लोग बताओ जरा मेरे को, ये दोनों इनइक्वालिटीज क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, चलो तो हम इन्हीं दोनों इनइक्वालिटीज को यहाँ पे यूज किए हैं। पहली बात तो आप ये समझो। तो अभी मैंने जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिखी थी वो यही थी कि भैया देखिए, दो साइड मतलब कोई भी एक साइड, अब वो साइड Z1 प्लस Z2 भी हो सकती है, और बच्चे Z1 माइनस Z2 भी हो सकती है। अब आप कहोगे कि सर आपने ये ऐसे कैसे लिख दी साइड? ये समझने का एक तरीका ये है कि आपका जो पॉइंट, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके चार बेसिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। किसी भी पॉइंट को मैं वेक्टर की तरह भी लिख सकता हूँ। अगर आपने अभी तक सीखा होगा, मुझे नहीं पता आपने सीखा कि नहीं सीखा, बट ये बात बता दी जाएगी आपको थोड़े बहुत टाइम में, और मैं आज ही बता देता हूँ कि पोजीशन वेक्टर का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. Yes, कुछ sir. डिस्कशन हुआ पोजीशन वेक्टर के बारे में? क्या Sir, समझते हैं उसका आप पोजीशन origin से वेक्टर से? related, origin से respect में position है। बिल्कुल एग्जैक्टली, कि अगर मैं ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये वेक्टर जो बनेगा, ये जो लाइन बनेगी, यही हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर है, राइट। तो अगर सपोज ये कोई पॉइंट है a x, y, राइट, और ये था o, तो मैं o वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं, y माइनस जीरो प्लस x माइनस जीरो, मतलब x माइनस जीरो i कैप इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन इन x साइड या x एक्सिस, और अगर मैं y का डिफरेंस लूंगा तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ y का डिफरेंस लूंगा तो वो मेरा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस वाला, और j कैप लिख दूंगा तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा y एक्सिस वाली। यानी कि अगर मैं OA वेक्टर लिख रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं xi कैप प्लस yj कैप। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो बहुत इजीली कर सकता हूं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, राइट। उसी तरीके से Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं तीसरी साइड अगर निकालना चाह रहा हूं तो मैं या तो Z1 प्लस Z2 होगी वो साइड, या फिर Z1 माइनस Z2 होगी। अब कोई मुझसे कहेगा कि सर Z2 माइनस Z1 भी तो हो सकती है, तो मैंने मॉड भी तो लिया हुआ है उसी के लिए। ऐसे तो माइनस Z1 माइनस Z2 भी हो सकती है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, माइनस Z1 माइनस Z2 भी हो सकती है साइड तो, बट उसके लिए भी मॉड लिया हुआ है। माइनस साइन दोनों से कॉमन लूंगा, मॉड से बाहर आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 हो, Z2 माइनस Z1 हो, Z1 प्लस Z2 हो, या माइनस Z1 माइनस Z2 हो, चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए मैंने इसके। और अगर मैं उसका मॉड्यूलस लूंगा, यानी कि मैं उस साइड की लेंथ लेना चाहता हूं, मॉड्यूलस का मतलब यही है, तो वो हमेशा अदर टू साइड्स की लेंथ के सम से छोटा होगा, ये रहा, और दोनों डिफरेंसेस से हमेशा बड़ा होगा। इसीलिए इसका नाम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोला गया है। कुछ बात समझ आई है? Sir, understood. ओके, सिर्फ एक लोग कुछ Sir, और लोग understood. भी ओके। तो यहाँ पे जो हमने निकाला है वो वही निकाला है कि भाई देखिए, थर्ड साइड जो होगी आपकी
वो कैसे निकलेगी वो आप देखो, z1 प्लस z2 से निकल रही है, z1 माइनस z2 से निकल रही है, बट वो वैल्यू सम ऑफ अदर टू साइड्स से छोटी होगी, जो कि हमने मॉड z1 प्लस मॉड z2 लिखा है, और डिफरेंसेस ऑफ अदर टू साइड्स से बड़ी होगी हमेशा, राइट। अब आप कैसे पता करोगे कि z1 प्लस z2 लिखना है, z1 माइनस z2 लिखना है, या इसका क्या यूज है? अब इस पर बात करते हैं। तो पहले तो ये एक्सप्लेनेशन थी इस बात की कि जो आप देख रहे हैं सामने, ये कहाँ से बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, इसके बारे में। अब बट हमें इसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछा हमसे, ये तो आपका खुद का पर्सपेक्टिव अच्छा करने के लिए, आपको बेटर तरीके से ये बात समझ आए, आप जो कर रहे हैं उसको आपको समझ आए, उसके लिए मैंने बस ये बताया। काम हमारा इसका कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछेगा हमसे इसको। जो पूछेंगे वो इसका एप्लीकेशन पूछेंगे, एंड एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो वेरी ट्रिकी। आसान नहीं होगा एप्लीकेशन इसका। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने उस दिन इस पे क्वेश्चन नहीं किए थे, आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कैन आई रब दिस? जिसका भी नहीं हुआ हो बस सिर्फ 1 सेकंड सर। नो प्रॉब्लम। जिसका भी ना हो बस वो हैंड रेज करते, जिससे कि आई गेट टू नो कि हाँ भाई आपका नहीं हुआ है, और एज सुन एज यू लोअर डाउन योर हैंड तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ जी आप कर चुके हैं। डन। ओके, ठीक है, चलो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा आपसे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मैक्सिमम पूछ सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मिनिमम पूछ सकते हैं, कोई भी इस तरीके की चीज। लाइक फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z, और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2। मॉड z, अच्छा मेरे z और 2 में थोड़ा डिफरेंस पता नहीं चलता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये 2 है ये z है। I should convert it to z1। मैं z1 लिख देता हूँ, z1 लिखो या कुछ भी लिखो, बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस 2। अब मेरे साथ करो, रुको जरा। ओके, तो मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। मेरे पास 3, अरे क्या बात है आयुष, पर वीडियो देख लेंगे तूने मेरी इसकी सारी वीडियोस आ चुकी हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की काफी। ओके, तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस 2। मेरे पास क्या है अभी तक फॉर्मूला? अब देखो इसको बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमें काफी परेशान कर सकता है और इसमें काफी टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मतलब इनफैक्ट इस पे काफी टफ क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ जेई। बहुत सवाल पूछते हैं इस पे। चलो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, या तो मैं इन दोनों को यूज कर लूं, या मैं इन दोनों को यूज कर लूं, या मैं इन दोनों को भी यूज कर सकता हूं। कम करना पड़ेगा इन दोनों को यूज, बट हाँ कर सकता हूं, राइट। मेरे से पूछा गया मिनिमम वैल्यू, राइट। तो अगर मुझसे कोई पूछता कि भाई मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 की मिनिमम वैल्यू बता दो, तो ये तो नहीं बता सकता था मैं, पहले तो समझ लो, ये तो नहीं बता सकता था। हाँ, इसकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम पूछेगा, दोनों बता सकता हूँ। इसके लिए मैक्सिमम जरूर बता सकता हूँ, फर्स्ट केस के लिए मैक्सिमम बता सकता हूँ कि हाँ जी इसका मैक्सिमम क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम दोनों बता सकता हूँ, एंड थर्ड केस के लिए मिनिमम बता सकता हूँ, मैक्सिमम नहीं बता सकता कि इसका मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इसकी जो इनइक्वालिटी है उसमें इसे ग्रेटर देन दिया हुआ है, ना कि लेसर देन दिया हुआ है, राइट। चलो अब मेरे को ये यूज करना है। तो देखो पूछा भी मुझसे ऐसे ही क्वेश्चन गया कि इसका मिनिमम बता दो, कुछ इस तरीके की चीज दी है और उसका मिनिमम पूछा गया है। इसका मिनिमम इस सेकंड वाले फॉर्मूले से निकलेगा। तो सबसे पहली बात तो मुझे जो यूज करना था वो करना था सिर्फ ये मेरे काम करेगा कुछ भी। यहाँ पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि मेरे से क्या पूछा गया है, मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। मुझे पता चल गया मेरे को 2 अलग अलग मोड दिए गए हैं, इनकी वैल्यू इस तरीके की कोई चीज दी गई है, एक z1 है एक z2 है, z2 की वैल्यू z1 माइनस 2 है, राइट। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, आइदर आई कैन यूज z1 प्लस z2 और आई कैन यूज z1 माइनस z2। अब मैं कैसे समझूंगा कि मेरे को क्या यूज करना है?
आई हैव टू यूज Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2। देखो आपको जो भी फॉर्मूला यूज करना है ना यहाँ पे, आइदर Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, वो इस तरीके से यूज करना है कि आपका Z1 यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा मतलब देखो अब मुझे निकालना है कि ये वैल्यू किससे बड़ी होगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक बात है भाई, देख लो दोनों चीजें कर दी। Z1 प्लस Z2 से बड़ा कर दिया इस चीज को एक बार तो, और एक बार Z1 माइनस Z2 से बड़ा कर दिया, राइट। मेरे को इस तरीके से यूज करना है कि ये Z1 खत्म हो जाए, वो फॉर्मूला यूज करना है। या प्लस भी यूज कर सकता हूं, माइनस भी यूज कर सकता हूं, मेरी चॉइस है, मतलब आपकी चॉइस है। और आप यूज इस तरीके से करेंगे कि Z1 फिनिश हो जाए, इसका आंसर सिर्फ नंबर में आ जाए। अगर मैं पहले वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो नहीं आएगा, तो आई शुडंट यूज दिस, आई शुड यूज दिस। Z1 माइनस Z1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, Z1 से Z1 होगा कैंसिल, वैल्यू बचेगी 2, मॉड ऑफ 2 इज 2। क्या बात क्लियर है? ये बात समझ आई? यस सर। आयुष कुमार, आयुष, अक्षत, सुहानी, वर्णिमा, मुस्कान। Sir, understood. यस सर। ओके Yes, sir. ओके, वर्णिमा क्या बात समझ आई किस तरीके से फॉर्मूला यूज करना था? ओके ओके, वर्णिमा का आंसर नहीं मिला है, बस मेरे को और सबका आंसर मिल चुके। आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल बच्चे। चलो ठीक है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे प्लीज पूछो, राइट। ओके, सो हमें इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करना है, जो भी हम अंदर यूज करना चाहते हैं कि हमारा ये नंबर खत्म हो जाए, आंसर कुछ ना कुछ नंबर में आ जाए, ये यूज नहीं करना था यहाँ पे। सो आंसर आना चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2। आपको ऑप्शन दिए होंगे, मैंने ऑप्शन दिए नहीं क्योंकि मैं तो आपको समझाना चाहता था अप्रोच क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यानी कि ये वैल्यू जिसका ये मिनिमम पूछना चाह रहा था मुझसे, उसका मिनिमम होगा 2। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व इसी पे। तो क्वेश्चन है, एक वैल्यू है ये, एक वैल्यू दी है ये, और एक वैल्यू दी है ये। So greater than 1 है ना? लेस देन, मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 दिया है लेस देन 1, देन मॉड ऑफ Z2 माइनस 2 दिया हुआ है लेस देन 2, एंड मॉड ऑफ Z3 माइनस 3 दिया हुआ है लेस देन 3, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस। इसकी वैल्यू बतानी है और ऑप्शन दिए गए हमें। चलो ट्राई करो, 2 मिनट है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो बस। तो सेकंड वाला Z2 माइनस 2 है ना? हाँ बिल्कुल, Z2 माइनस 2। आयुष बिल्कुल सही है। तो मेरे को Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो देखो, शायद मैं दोनों निकाल सकता हूँ। अब निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ ये तो डिपेंड करता है वैसे तो। बट अगर मैं 3 जो कंडीशंस मेरे को ऑलरेडी गिवन है उनके बारे में बात करूँ तो ऑलरेडी 3 कंडीशंस जो गिवन है उसमें हमें Z1 माइनस 1 की वैल्यू दी गई है 1 से छोटी है, मतलब ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा। कितना छोटा जा सकता है ये नहीं बताया गया,
सिमिलरली मॉड ऑफ Z2 माइनस 2 की वैल्यू लेस देन 2 दी हुई है, कितनी छोटी हो सकती है ये नहीं बताया। सिमिलरली मॉड ऑफ Z3 माइनस 3 की वैल्यू लेस देन 3 हो सकती है, 3 से कितनी छोटी हो सकती है ये नहीं बताया। इनकी मिनिमम वैल्यू नहीं बताई गई है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू बताई गई है, तीनों ही चीजों जो इंफॉर्मेशन गिवन है। सही है आयुष, करेक्ट है, क्या बात है। अच्छा आयुष कुमार, आयुष बता मेरे को, हाउ डिड यू सॉल्व? यस सर। कैसे किया सॉल्व? एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल ऑडिबल है, बता बता, सुन रहा हूँ। अच्छा आयुष शर्मा बता कैसे किया सॉल्व? सर इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करी इसकी, जैसे Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 प्लस Z3 माइनस 3 प्लस 6 का मॉड Z1 माइनस 1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस 3 प्लस 6 से उसमें कैंसिल हो जाएगा सर। करेक्ट है, करेक्ट है। तो इसकी मिनिमम, हाँ कोई बात नहीं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं निकाल पाए हम? कुमार आयुष मेरे को इसका आंसर दे। इसने ये तो बता दिया हमने कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट की। सर मिनिमम क्यों नहीं निकाल पाया? हाँ क्योंकि सब सम में दिए थे सर, ऐड किया था तो सर तो मैक्सिमम आ सकती है, लेकिन सर अगर सब्ट्रैक्ट करते तो मिनिमम आती है। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया हमने? दो रीजन है इस बात के, बता मुझे, एक भी बता दे कोई सा। एक तो देख, हमने किसी भी 3 नंबर्स का मिनिमम वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बता, मैक्सिमम वाला पढ़ा है कि नहीं? मॉडुलस में जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने कभी भी तीन के लिए मिनिमम वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, मैक्सिमम वाला ही पढ़ा था। तो 3 वैल्यूज अगर वो हमसे निकलवा रहा था इनका मिनिमम या मैक्सिमम, तो हम सब एकदम कहते थे कि इनका मिनिमम तो नहीं निकाल पाएंगे, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। दूसरा रीजन कि मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 की भी तो मैक्सिमम वैल्यू दी है, मिनिमम वैल्यू थोड़ी ना दी है। तो जो हमें गिवन है तीनों इंफॉर्मेशन, वो भी तो हमें ऑलरेडी मैक्सिमम ही गिवन है, इसलिए हम मिनिमम नहीं निकाल पाए। चलो आ जाओ मेरे साथ। तो देखो अब बस हमें यार ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है सारा कुछ, एवरीथिंग इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम ना इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से? उस तरीके से जो जो चीजें हमें गिवन है। देखो जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो अभी भी तो ये यही है, Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 प्लस Z3 माइनस 3 प्लस 6, राइट? क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। ये 4 वैल्यूज हैं, चारों का सम क्या इस वैल्यू से छोटा नहीं होगा? ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई उस दिन। यस सर। क्यों अर्णिमा? सुहानी ये बात समझ आई क्या, जो भी हमने लिखा? यस सर। यही प्रॉपर्टी एग्जैक्टली हमने उस दिन पढ़ी थी कि अगर हम 4 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं और मॉड के अंदर लिख रहे हैं तो उसका सम विल बी लेसर देन अगर चारों का अलग अलग मॉड निकाल के कैलकुलेट करते हैं तो। और इसके बाद आप देख हमें और इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि Z1 माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, ये देख यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली Z2 माइनस 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। सिमिलरली Z3 माइनस 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। मुझे निकालना था इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है,
इसका मैक्सिमम भी तो तभी आएगा जब ये खुद मैक्सिमम हो, ये भी मैक्सिमम हो, ये भी मैक्सिमम हो। अक्षर सारी वैल्यूज, ये जो सम मेरे को मैक्सिमम निकालना है तभी तो मैक्सिमम आएगा जब ये चारों वैल्यूज खुद में भी मैक्सिमम हो। अब मॉड 6 का तो मैक्सिमम कुछ है नहीं, ये तो आंसर 6 ही आएगा, इसमें तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, बट इसमें हमारे हाथ में जरूर है। वैल्यू तो z1 - 1 की कुछ और भी आ सकती है 1 के अलावा, बट हाँ हमें ये पता है कि 1 से कभी बड़ी नहीं होगी, ना ये 1 के बराबर होगी, तो यहां से इक्वल्स टू भी हटा देंगे हम यही बोलेंगे कि ये वैल्यू पूरी जो भी अंदर लिखी हुई है, यानी कि इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको तो बस मैंने ऐसे थोड़ा सा और अच्छे वे में लिख दिया था क्योंकि डिजाइन कर दिया था मैंने, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया था क्योंकि मेरे पास इन्हीं की वैल्यूज थी। और इनफैक्ट मैं इक्वल्स टू हटा दूंगा यहां से, क्योंकि ये इक्वल्स टू नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि z1 - 1 भी कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, z2 - 2 भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, 1.999999 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, तो इसलिए लेसर देन 1 + 2 + 3 + 6 वैल्यू बनेगी 12, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 12 से छोटी होगी। दूसरी बात, हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? पहली बात तो इसके लिए कोई फॉर्मूला होता नहीं, जब 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे तब लेसर देन का कोई फॉर्मूला नहीं है। सेकंड थिंग कि हमें इनकी लेसर देन वैल्यू भी नहीं दी हुई है, ऐसा भी नहीं कि हमें ये दे दिया हो, ना ही तो कोई फॉर्मूला था और ना ही इनके बारे में कुछ दिया भी गया, इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि कोई फॉर्मूला भी नहीं था लगाने का, हमारे पास सिर्फ इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का ही फॉर्मूला था, मिनिमम का कोई फॉर्मूला नहीं था, राइट। ओके, चलो इसको नोट डाउन करो, जिसको भी समझ नहीं आया योशी कैन आस्क मी, जहां भी प्रॉब्लम है बच्चे पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं, आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इज डिफिकल्ट, मतलब स्लाइटली डिफिकल्ट देन अदर कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। आएगा यार, ये मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट होंगे मेरे, मैं क्वेश्चन डालूंगा, कैन आई रब दिस गाइस? जिसका नहीं हुआ सिर्फ हैंड रेज करके बता सकते हो मेरे को। ओके ओके, चलो फिर अगर आपको ये सारी बातें समझ आई तो ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाना है। अबाउट टू, आयुष अबाउट टू, अभी रोक दिया है बस उन्हें तुम्हारे चक्कर में कि अब तुम आए उन्हीं के साथ ही ले जाए, सब लोगों को एक साथ मर्ज करा दें। हम अभी यहाँ से आगे पहुंच चुके होते हैं, हमें भी बहुत कुछ खत्म कर चुके होते हैं अगर हमारी लास्ट क्लास में थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने तुमसे बोला था कि रिवाइज करके आना है तुमने। चलो ये क्वेश्चन हमें करना है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है मॉड ऑफ z+1 की, अगर हमें पता है कि मॉड ऑफ z+3 लेस देन इक्वल टू 3 होगा।
गुड आयुष, करेक्ट है। नहीं आयुष, दोबारा सोच, दोबारा चेक कर। अच्छा बाय द वे, हर मोड 0 से बड़ा होता है? 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। करेक्ट है सुहानी, वेरी गुड। आप सही है आयुष। बट तूने अभी भी गलत सोचा है, मैं तुझे ये बता दूं, जो तूने सोचा है ना वो तूने गलत सोचा है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली। चल आयुष शर्मा से स्टार्ट करते हैं, बता मेरे को कैसे आया आंसर। आयुष एम आई ऑडिबल? मतलब फर्स्ट वाला पार्ट बता दे, चलो मैक्सिमम वाला कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम पे भी आएंगे अभी। अच्छा हेलो सर, हाँ जी, आ रही है आवाज। आपने कुछ बताया क्या अभी? हाँ मैं तुझसे पूछा था कि मेरा बता मेरे को कैसे आया आंसर। मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब भी सर समझ एक आ, बार अभी रिपीट सुन। करना। हाँ मैं ये पूछा था कि कैसे आया आंसर, ये एक्सप्लेन कर मेरे को। सर पहले मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी कैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। कैसे लगाई बता मुझे, क्या क्या दो चीजें ली तूने? जेड जेड जेड, एक अकेला जेड, एक अकेला 3। अच्छा सुहानी बताएगी। सर इसके लिए हाँ यस जी, सर। ट्राई कर, तूने आंसर सही निकाला है, हो सकता है तेरा मेथड गलत हो, दैट मतलब देख, तभी तो हम सीखेंगे। मैं तो सबको एनकरेज करता हूँ कि तुम गलत बताओ मेरे को आंसर। चलो चल तू मेरे को एक गलत आंसर दे। सर उसका मैक्सिमम टू मिनिमम डिस्टेंस होगा -1,0 में, तो उस हिसाब से फिर z का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 5। फिर से बोल, क्या बोला तूने, एक बार फिर से बोल। सर जो 1 सेकेंड, सर मैक्सिमम वैल्यू should be 5,0, right? हेलो हेलो
गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, मेरे यहाँ पे स्टॉर्म और रेनिंग का थोड़ा इशू हो रहा है, तो इसलिए मेरे नेटवर्क कनेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो हम क्वेश्चन जो कर रहे थे, एक बार वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन था Z1 + 1 की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। और हम हमें जो गिवन था, सॉरी, वो था Z1 + 3 is less than equal to 3. Z1 + 3 is less than equal to 3. Okay. आंसर मुझे कुछ लोगों ने बता दिए थे। Am I audible, guys? By the way. Yes, sir. Okay. हाँ जी, तो आयुष तुम भी बता रहे थे, कुछ आंसर बताओगे? क्या बता रहे थे? Sir, 5/0 था। 5 और 0 था आंसर। कैसे आया? आंसर से ज्यादा आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कि कैसे हमने किया सॉल्व। हाँ हाँ, बता। घबरा मत, बता, जो भी तेरे को आता है वो बता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा चल, मैक्सिमम वैल्यू मैं निकाल के दिखाऊं। ये देख, Z1 + 1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बता, क्यों लिख रहा हूं ऐसे? क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि नहीं? Yes, sir. और इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये लेस देन होगा मॉड ऑफ Z1 + 3 प्लस मॉड ऑफ -2 से। वर्णिमा, मुस्कान, अक्षत, ये बात बताओ मेरे को। देखो ये बिल्कुल वैसे यूज करा गया है जिससे अभी लास्ट क्वेश्चन में करा था हमने। ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है सारा। बताओ अक्षत और मुस्कान, ये बात समझ आ रही है? Yes. तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही गेम था। वर्णिमा, यू आर नॉट ऑडिबल बच्चे। ट्रांसफॉर्मेशन का ही गेम था कि हमें ये पता था कि हमें Z1 + 1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिख लें, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 + 3 माइनस मॉड ऑफ -2 का होल मॉड। और ये किसको लिख रहे हैं हम? मॉड ऑफ Z1 + 1 को लिख रहे हैं। अच्छा बच्चे देख, हम मॉड ऑफ Z1 + 1 की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमने मॉड ऑफ Z1 + 1 को लिख कैसे लिया? हमने इसको ऐसे लिख लिया, मॉड ऑफ Z1 मतलब मॉड के अंदर ही Z1 + 3 - 2। अब इस -2 को प्लस करके -2 कर दिया, जिससे कि ये हो जाए, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। तो Z1 + Z2 या Z1 - Z2 कुछ भी लिख ले, तेरी चॉइस है, कैसे भी देख सकती है, ऐसे लिख ले। Z1 है हमारे पास Z1 + 3, Z2 है हमारे पास 2, राइट। हमें Z1 - Z2 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम हो सकती है Z1, इसको Z ही लिख, Z1 लिख। तो मैक्सिमम हो सकती है Z1 + Z2 मतलब मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, और मिनिमम हो सकती है Z1 मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। देख बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करी कि नहीं वर्णिमा? आप बता मेरे को, ये बात समझ आई जो मैं लिख रहा हूं? बस मैंने अपनी, मुझे ये सोच के बनाना है कि Z1 और Z2 को कैसे बनाना है। Z1 Z2 इस तरीके से बनना चाहिए कि मेरी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज हो जाए, या फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज हो जाए। ओके, अगर ये बात समझ आई तो देख फिर ये भी आएगा समझ कि Z1 सॉरी ये है Z + 3 - 2, तो मैं इसको तो Z + 1 ही लिख सकता हूं। ये तो मुझे यही था, इसको मैंने ऐसे लिखा फैंसी वे में, इसलिए फैंसी वे में लिखा क्योंकि मेरे को इससे आंसर मिलेगा। Z + 3 की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है 3 है, मॉड ऑफ -2 2 हो जाएगा। यहाँ पे Z + 3 की मैक्सिमम वैल्यू पता है 3 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। अच्छा जी,
अब देखो, इसकी बात करो एक बार जरा, हर मोड 0 से बड़ा होता है, राइट? पहले तो ये बात समझ लो यार, मॉडुलस की वैल्यू तो हमेशा 0 से बड़ी होती है। मैं मॉड ऑफ z+3 को 0 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी रख सकता हूं। इसने मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं दी, तो अगर इसने मेरे को मिनिमम वैल्यू नहीं दी तो इसका मतलब यह है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, क्योंकि हर मोड 0 से बड़ा तो हो ही सकता है। मैं इसको 0 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी रख सकता हूं। अच्छा, अब देखो, मुझे रखता हूं तो वैल्यू 1 आएगी, अगर मैं 2 रखता हूं तो वैल्यू 0 आएगी। ध्यान देते रहो मेरे साथ। अगर मैं 1 रखता हूं तो वैल्यू -1, यानी कि मॉड लेने के बाद फिर से 1 आएगी। अगर मैं 0 रखता हूं तो वैल्यू 2 आएगी, राइट? मेरे को क्या रखना चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए? इसकी वैल्यूज बहुत सारी पॉसिबल हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल है। ये मैंने 3 तो लिख दिया, 3 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मॉड ऑफ z+3 की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, बट मॉड ऑफ z+3 0 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, एंड आई हैव टू चूज इट सो दैट मेरी ये मॉड की वैल्यू मिनिमम बन जाए। देखो, मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है, अगर ये किसी भी तरीके से 0 बन सकता है तो बना दो, बिल्कुल बना दो। एंड इन दैट केस 2 - 2 0 आएगा, यानी कि मॉड ऑफ z+1 is greater than equal to 0 and less than equal to 5। दूसरी तरह से आप ये से भी सोच सकते हैं इस बात को कि हमेशा मॉडुलस की वैल्यू 0 से बड़ी तो होती ही है, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो सकती है। तो इसका आंसर होना चाहिए था बच्चा 0 to 5। और अब आप whatever you want to ask आप पूछ सकते हैं, आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या कोई और चीज, कोई प्रॉपर्टी जो भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, यू कैन आस्क दैट। मुस्कान, बात समझ आई? ये ट्रांसफॉर्मेशन का गेम है। देख, हमने 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन किए हैं, ओके? और हर बार हमने यही सीखा कि ट्रांसफॉर्म हम कैसे भी कर सकते हैं। करना इस तरीके से है कि हमारा यूज, हमें बेस्ट यूज कैसे मिले। अक्षत बता। क्लियर है? नहीं तो बच्चे पूछ सकते हो, जहां पे भी प्रॉब्लम है पूछो। अक्षत, am I audible बच्चे? बस सभी के नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम। आयुष कुमार भी यही बोला, आयुष शर्मा भी यही बोला मुझसे। अच्छा जी, चलो ठीक है गाइस, फिर हम इससे आगे की चीजें पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें मैं कुछ जल्दी तरीके से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ, वैसे तो हमें पढ़नी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट दोबारा, बट मैं उसके लिए शेयर कर दूंगा स्क्रीन, मैं पूरा लिख लूंगा पहले ही उसको, तो हमें पूरा टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा उसे कवर करने में। उसके अलावा जो हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे, मेन टॉपिक तो हमारा होगा डी मोइवर्स थ्योरम, राइट? बट उसके लिए आपको ये पूरा आज का रिवाइज करके आना है। एंड डी मोइवर्स थ्योरम के साथ साथ हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, बट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस समझेंगे एक बार फटाफट से, विद इन 15 मिनट्स हम खत्म कर लेंगे वो चीज। एंड आफ्टर दैट हम जो आगे बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डी मोइवर्स थ्योरम एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, चलो रिवाइज करके आना थोड़ा।